हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ बीपीएससी पीटी स्टेट सीरीज़ के लिए ये 7वां आपके लिए पेश कर दिया गया है, जो कि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसके बारे में। और ये आपकी बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली है, बहुत ही इफ़ेक्टिव क्लास बनने वाली है। बस आपको ध्यान से इसको एक एक क्वेश्चन को देखना है। टोटल 300 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और यहाँ से 100% आपके क्वेश्चंस को फंसने की पूरी संभावना है। तो आप इसको देखिए, अच्छे से देखिएगा। बाकी थोड़ा लेट हो गया लाने में इसको, बट कोई नहीं, दे रहा है दुरुस्त है। बस आपको देख लेना है। लास्ट टाइम में आप फास्ट मोड करके इसको जल्दी जल्दी देख लीजिएगा और उम्मीद है आपको ये अच्छा ही फील होगा इसको देख करके। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं फटाफट करके। बहुत डीप नहीं जाएंगे, बस वन लाइनर वे में स्टार्ट करेंगे ताकि आपको रिवीजन कर सको जल्दी जल्दी। देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। पॉलिटी से संबंधित है। किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो कौन सा हो जाएगा? भारतीय परिषद अधिनियम 1892। बजट पर चर्चा करने की शक्ति 1892। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, कहाँ से हुआ था? बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। निम्न में से संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो कौन था? जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, सी ऑप्शन। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और अगर पूछ ले मूल अधिकार उप समिति के कौन थे, तो जेबी कृपलानी। ठीक है, मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी, ये भी देखना है। और जो बी आर अम्बेडकर जी थे, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर प्रारूप समिति के क्या थे? सदस्य थे। तो ये मैंने आपको सारा यहाँ से बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित विवादों में किसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का अंग स्वीकार कर लिया? ऐसा कौन सा विवाद था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि प्रस्तावना जो है भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का क्या है? पार्ट है। तो ये कौन सा ऐसा विवाद था? तो ये है केशवानंद भारती विवाद। क्लियर, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या कह रहा है। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को शामिल करने की शक्ति किसे प्राप्त की गई है? तो किसे की गई है? संसद को दी गई है ये। तो ये भी आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी दी गई है। तो 25 से 28 जो है ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपको दिया गया है। तो इसमें कौन सा बोल रहा है? करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी दी गई है। ये कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 27 है, आर्टिकल 27। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है। निवारक नज़रबंदी के अंतर्गत किसी व्यक्ति पर बिना मुकदमा चलाए कितने दिनों तक बंदी इसको आप बना करके रख सकते हैं? तो वो कितने दिनों तक रहेगा? 6 मंथ। तो ये भी आपको देखना, 6 माह। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? ये राष्ट्रपति होता है। आर्टिकल 53 जो है, आर्टिकल 53 का क्लॉज 1 है, ये कहता है कि भारत का संवैधानिक मतलब ये 53 का जो 53 का जो क्लॉज 1 है, ये कहता है कि संघ की जो कार्यपालिका शक्ति होती है वो किस में वो निहित होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है। और इसका प्रयोग वो जो संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा, ये कहता है। और आर्टिकल 53 का क्लॉज 2 कहता है कि राष्ट्रपति जो होता है वो संघ के सशस्त्र बलों का क्या होता है? सर्वोच्च कमांडर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन का आयोजन कौन करता है? तो वो कौन करता है? भारत का उपराष्ट्रपति। भारत का तो कौन करता है? ये भारत का निर्वाचन आयोग करता है। तो 9 का क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। रडार उपयोग में आता है, किसके उपयोग में आता है? प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तुओं का, कि ध्वनि तरंगों को परावर्तित कर वस्तुओं का पता लगाने के लिए, कि रेडियो तरंगों द्वारा वस्तु की स्थिति ज्ञात करने में, या वर्षा करने। तो डी तो बिल्कुल नहीं होगा। डी तो आप ऐसे स्किप कर दीजिए, नहीं होगा। तो क्या होना चाहिए इसका आंसर? रेडियो तरंगों द्वारा वस्तु की स्थिति को ज्ञात करने में रडार का यूज़ करते हैं। रडार का यूज़ क्यों करते हैं? जो रडार का जो मतलब है रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग, ये किसी वस्तु का पता लगाने के क्या है? प्रणाली है, किसी वस्तु का पता लगाने के लिए। तो रेडियो तरंगों द्वारा वस्तु की स्थिति ज्ञात करने के लिए रडार का यूज़ होता है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं। एक समान गति के साथ एक वस्तु त्वरित नहीं हो सकती, सदैव त्वरित होगी, त्वरित हो सकती है, वेग असमान होगा। तो क्या होगा? त्वरित हो सकती है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? त्वरित हो सकती है। तो इस हिसाब से आंसर सी हो जाएगा। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो कौन सा परिवर्तन होगा? तो जब पानी में नमक मिलाया जाएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्वथनांक क्या होता है? बढ़ता है। और हिमांक क्या है? घट जाता है। जब हम क्या करेंगे, पानी में नमक मिलाते हैं तो इससे क्या होगा? क्वथनांक बढ़ता है और हिमांक जो है वो घटता है। तो ये भी आपका क्या है आंसर, मतलब ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। ध्वनि तरंगे क्या है? ये आपके तीनों माध्यम में चल सकती हैं, ठोस, द्रव, गैस, तीनों माध्यम में चलती हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो चलती हैं वो ठोस में चलती हैं,
फिर उसके बाद किस में चलती हैं ये क्वेश्चन मैंने कई बार डिस्कस किया हुआ है आपके से कि ये तीनों माध्यम में चलती हैं, लेकिन इनकी जो तरंगों की जो गति होती है वो गैस सबसे कम किस में होती है, तो गैस में होती है, उसके बाद किस माध्यम में होती है, द्रव में होती है, उसके बाद ठोस में होती है, यानी सबसे ज़्यादा ठोस में, सबसे कम गैस में होती है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है, तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक जो है वो क्या है, आपका कूलाम है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। तो ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम। नेक्स्ट क्या कह रहा है, जब सितार और बांसुरी एक ही स्वर में बजाया जाए तो उनसे जो उत्पन्न ध्वनि है उसका जो अंतर होगा, भेद होगा, वो किसके अंतर के कारण किया जा सकता है, तो उसकी ध्वनि गुणता के आधार पर आप उसका अंतर कर सकते हैं। वायुमंडल पृथ्वी से जुड़ा रहता है क्यों, पृथ्वी के घूर्णन के कारण, पृथ्वी विभिन्न गैसों की उपस्थिति के कारण, कि पृथ्वी के गुरुत्व के कारण। तो ये किसके कारण मतलब जुड़ा रहता है, पृथ्वी के गुरुत्व के कारण। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी, 4 होगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है, तो एक्स किरण, अल्फा किरण, गामा किरण, बीटा किरण। तो जो बीटा किरण होता है इसी में क्या होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। बाकी एक्स, अल्फा और जो गामा इसमें क्या होता है, धनात्मक होता है। तो ये भी आपको ध्यान देना है कि अल्फा किरण जो होती है वो अल्फा कणों से बनी होती है, जो किससे, धनावेशित हीलियम नाभिक होती है, जिसमें क्या होती है, धनावेशित हीलियम होती है। बीटा निगेटिव मतलब ऋणवेशित इलेक्ट्रॉनों से बनी होती है, और गामा धनात्मक ये भी होती है, गामा भी जो विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। तांबा किसके द्वारा शुद्ध होता है, तो तांबा जो शुद्ध होता है किसके कारण होता है, विद्युत अपघटन के द्वारा होता है। तो ये भी ध्यान रखना, तांबा किसके द्वारा शुद्ध होता है, विद्युत अपघटन के द्वारा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, किस धातु से निर्मित मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे के पुर्जों में प्रयोग किया जाता है, तो क्या आंसर हो जाना चाहिए, तांबा, लोहा, एल्युमिनियम, अभ्रक, क्या हो जाना चाहिए, तो इसका आंसर होगा आपका एल्यूमिनियम। कि किस धातु से निर्मित, एल्यूमिनियम से निर्मित मिश्र धातु को क्या कहते हैं, हवाई जहाज, रेल डिब्बे के पुर्जे में प्रयोग किया जाता है। कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में प्रयोग किया जाता है, तो कौन सा बहुलक है ये आपका आंसर हो जाएगा 21 का सी आंसर, सॉरी ये बी ऑप्शन हो जाएगा, पॉलीएमाइड। क्या हो जाना चाहिए इसका, पॉलीएमाइड। तो देख लेते हैं इसको, क्या कह रहा है, कौन सा ऐसा बहुलक है जो बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में यूज़ किया जाता है, तो उसका क्या नाम है, पॉलीएमाइड। बुलेट प्रूफ जैकेट के को बनाने में पॉलीएमाइड, पॉलीपैराफेनिलीन टेरेप्थेलेमाइड बहुलक का प्रयोग होता है। तो सिंपल सा कहना है पॉलीएमाइड, क्लियर। और ये जो होता है एक सिंथेटिक फाइबर होता है, कैसा फाइबर होता है, सिंथेटिक होता है। इसका अगर सामान्य नाम देखा जाए तो वो क्या होता है, इसका सामान्य नाम केवलार। तो दोनों ध्यान रखना, पॉलीएमाइड और सामान्य नाम इसका केवलार। और बुलेट प्रूफ अगर खिड़की बनाना है तो उसके लिए पॉलीकार्बोनेट का यूज़ करेंगे। अगर बुलेट प्रूफ जो खिड़की बनाई जाती है वो किसका बनता है, पॉलीकार्बोनेट का उसमें यूज़ होता है। तो बस आपको भी यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ रहा है बुलेट प्रूफ के, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में करता है, तो वो है पॉलीएमाइड का, क्या कहलाता है, पॉलीएमाइड। नेक्स्ट क्या है, किन गैसों का मिश्रण खदानों में होने वाले विस्फोटों का प्रमुख कारण है, क्या कह रहा है, किन गैसों का मिश्रण खदानों में होने वाले विस्फोटों का प्रमुख कारण है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, इसमें बहुत मतलब इसमें देखा जाए खदानों में तो देखा जाए तो कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2, मीथेन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, अब बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। किसके निर्माण में फिनॉल का प्रयोग करते हैं, तो किसके निर्माण में फिनॉल का प्रयोग किया जाता है, तो इसका क्या आंसर हो जाना चाहिए आपके अनुसार, बैकेलाइट। क्या क्वेश्चन कह रहा है, फिर से इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, किसके निर्माण में फिनॉल का यूज़ करते हैं, तो बैकेलाइट के उसमें। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, फिनॉल का प्रयोग बैकेलाइट। अभी यहाँ ये क्वेश्चन डिस्कस किया था आपने, यहाँ बैकेलाइट का ऑप्शन था, तो बैकेलाइट यानी फिनॉल, और पॉलीएमाइड जो बुलेट प्रूफ जैकेट, पॉलीएमाइड बुलेट प्रूफ जैकेट, बैकेलाइट फिनॉल। तो ये ध्यान रखना है। कौन सी गैस नोबेल गैस कहलाती है, तो कौन सी गैस है जो नोबेल गैस कहलाएगी, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, या कौन सी कहलाएगी, तो इसमें से जो आपकी नोबेल गैस होती है वो आपकी हीलियम भी कहलाती है, और कौन सी कहलाती है, हीलियम भी कहलाती है, ऑर्गन भी कहलाती है, क्रिप्टॉन भी कहलाती है। तो यहाँ पे आपकी दो ऐसी गैसें हैं जो नोबेल गैस में कहलाती है, ऑक्सीजन, क्रिप्टॉन। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी हीलियम क्रिप्टॉन, हीलियम क्रिप्टॉन। तो ये यहाँ पे सी ऑप्शन भी है, डी ऑप्शन भी है, इस अनुसार इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई, यानी 1 से
एक से अधिक हो जाएगा। तो जो नोबल गैसें होती हैं, आवर्त सारणी का जो समूह 18 है, 18 समूह में टोटल 7 जो रासायनिक तत्व हैं उनको नोबल गैस या अक्रिय गैस की संज्ञा दी गई है। वो अक्रिय गैस नोबल गैस कौन सी है? पहला आपका हीलियम, उसके बाद नियॉन, उसके बाद ऑर्गन, उसके बाद क्रिप्टॉन और उसके बाद जो है जीनॉन, रेडॉन। ये सारी गैसें हैं जो 7 हैं, वो नोबल गैस कहलाती है। फिर से बता रहे हैं कौन कौन से? हीलियम, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन, ऑर्गन और क्या बताया मैंने? जीनॉन। ठीक है, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन और ऑग्नेसॉन, ये सारे आपके क्या है? नोबल गैस कहलाती हैं। तो नोबल गैस कैसी है? रंगहीन होती है, गंधहीन होती है, स्वादहीन होती है और अज्वलनशील होती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे नोबल गैस हीलियम और क्रिप्टॉन ये दोनों हैं, इसलिए एक से अधिक हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की पद्धति है कौन सी है? द्विनाम, बहुनाम, वर्ग या प्रजाति कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका द्विनाम पद्धति। कौन सा जीव मोनेरा जगत में शामिल नहीं है? तो कौन सा ऐसा है जो नहीं शामिल है? तो नील हरित शैवाल, ये जो आपका आंसर है। कौन सा जीव मोनेरा जगत में शामिल नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा ये कवक। कौन सा मोनेरा जगत में शामिल नहीं है? तो ये कवक जो है ये मोनेरा जगत में शामिल नहीं है। तो आपका जो जीवाणु जो होता है, जीवाणु, नील हरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा, ये मोनेरा जगत में है। मोनेरा जगत में कौन कौन से हैं? जीवाणु, नील हरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा। मोनेरा जगत की बात करें तो इस जगत में एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव शामिल किए जाते हैं। कौन से? एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव शामिल किए जाते हैं, जिसमें क्या होता है? जो केंद्रक होता है, केंद्रक उसका क्या होता है? अभाव होता है। क्लियर? और इन जीवों को क्या किया जाता है? 2 भागों में बांटा जाता है। एक आर्किया, चाहे इसको आप आर्की बैक्टीरिया भी कह सकते हैं, या फिर बैक्टीरिया मतलब यू बैक्टीरिया, या फिर बैक्टीरिया कवक। तो मोनेरा जगत में ये नहीं होते हैं, बल्कि प्रोटिस्टा जगत में ये शामिल किए जाते हैं। तो क्या हो जाएगा? कौन सा जीव मोनेरा जगत में शामिल नहीं है? तो बैक्टीरिया जो है मोनेरा जगत में शामिल नहीं है। मोनेरा जगत में ये शामिल नहीं है। कवक जो है ये किसमें? प्रोटिस्टा जगत में शामिल किए जाते हैं। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, कवक जो है मोनेरा नहीं बल्कि क्या है? प्रोटिस्टा जगत में शामिल किए जाते हैं। जबकि मोनेरा में जीवाणु और माइकोप्लाज्मा और नीलहरित शैवाल। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला शैवाल कौन सा है? तो ऐसा कौन सा है? तो ये कौन सा हो जाएगा? नॉस्टॉक और एनाबिना। भारत के राष्ट्रीय पशु का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पैंथेरा टाइग्रिस। तो इसको कैसे आप याद सकते हैं? टाइगर से टाइग्रिस, पैंथेरा टाइग्रिस, ये आंसर हो जाएगा आपका। वह अकशेरुकी जंतु जो उभयलिंगी नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा? कॉकरोच हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कॉकरोच। किस जीव की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है? तो किस में नहीं पाई जाती है? पादपों में, मानव में, शैवाल में, जीवाणु में। तो किस में नहीं पाई जाती है? मानव में जो है ये किस जीव की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है? तो किसमें नहीं? मानव में ये कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। बाकी आपके सब मिलेगी। तपेदिक नामक रोग किस जीव के कारण होता है? तो तपेदिक जो होगा वो किसके कारण होता है? वो आपका होता है माइकोबैक्टीरियम के कारण। निम्नलिखित प्रोटोजोआ जनित रोग में से सही सुमेलित नहीं है, देखना है। तो मलेरिया जो है ये आपका प्लाज्मोडियम, मलेरिया प्लाज्मोडियम सही है। 1 मिनट, प्लाज्मोडियम सही है। पायरिया एंड अमीबा जिंजिवेलिस, अमीबीपेचिस एंड अमीबा हिस्टोलिटिका, निद्रा रोग ट्राइकोमोनस मोनास वेजाइनलिस। तो ये जो आपका क्वेश्चन है इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए? आपका निद्रा रोग। निद्रा रोग जो है ये सुमेलित नहीं है, बाकी आपके सही है। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक, ठीक है। पायरिया जो है वो एंट अमीबा जिंजिवेलिस, अमीबा पेचिस एंड अमीबा हिस्टोलिटिका। और निद्रा रोग जो है ये आपका निद्रा रोग किसके कारण होता है? तो टाइपैनोसोमा ब्रुसेई नामक परजीवी के कारण होता है। निद्रा जो है वो टाइपैनोसोमा ब्रुसेई नामक परजीवी के कारण होता है। इस हिसाब से ये डी ऑप्शन गलत है, बाकी आपके सही है। फिर से देख लीजिए, मलेरिया प्लाज्मोडियम, मलेरिया तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पायरिया एंड अमीबा जिंजिवेलिस, अमीबीपेचिस एंड अमीबा हिस्टोलिटिका। ऐसे पौधे जिनके बीज के चारों ओर आवरण नहीं पाया जाता है वो कौन से कहलाते हैं? तो वो कैसे होते हैं? जहाँ नहीं पाया जाता है वो क्या कहलाते हैं? वो आपके आंसर हो जाएगा अनावृत बीजी। जहाँ पाया जाए वो आवृत बीजी, ना पाया जाए तो अना हो जाएगा। ठीक है, तो जहाँ पाया जाए वो आवृत बीजी, जहाँ ना पाया जाए वो अनावृत बीजी। निम्न में से कौन पुष्प का एक भाग नहीं है? दल, पुंज, पर्णवृत्त, पुमांग, जायांग। तो इसमें कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, पर्णवृत्त जो है तो ये नहीं है।
पुष्प के कई भाग होते हैं, जैसे बाह्य दल पुंज, पुमांग, जायांग। लेकिन जो पर्वृत्त होता है, ये पत्ती और तने को जोड़ने वाली क्या होती है, संरचना होती है, जो पत्ती को प्रकाश में उठाए रखती है। तो ये भी ध्यान रखना आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निर्माण के आधार पर फलों को किन दो वर्गों में बांटते हैं? तो सत्य और असत्य फल, इन दो वर्गों में बांटते हैं। अब सत्य फल क्या होता है, असत्य फल होता है तो जिन फलों का निर्माण पुष्प के अंडाशय से होता है वह सत्य फल कहलाता है, जैसे आम, नींबू, नारियल, ये सब हो गए। इसके विपरीत जिन फलों का निर्माण पुष्प के अन्य अंग जैसे पुष्पासन, बाह्य दल पुंज इनके द्वारा होता है वे असत्य फल कहलाते हैं, जैसे सेब हो गया, अंजीर हो गया, ये सब। मानव शरीर की सबसे छोटी और सबसे बड़ी अस्थि क्रमशः है तो स्टेपीज और फीमर, ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यह किसका कथन है? तो एडम स्मिथ का। ये किसने कहा है? एडम स्मिथ ने कहा है। नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं हैं। क्या है? कृषि की प्रधानता है, बिल्कुल है। उद्योगों की प्रधानता है, न्यून प्रति व्यक्ति आय और बृहद बेरोजगारी। तो हमारे यहाँ इसमें से क्या क्या आंसर हो जाएगा? फर्स्ट, कृषि की प्रधानता भी है, न्यून प्रति व्यक्ति है, आय है, बृहद बेरोजगारी है। तो आंसर हमारे अनुसार क्या हो जाना चाहिए यहाँ पे? 38 का बी आंसर, जो कि क्या है, एकदम राइट आंसर है। उद्योगों की प्रधानता हमारे यहाँ नहीं है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में श्रम की भागीदारी कम होने का कारण क्या है? तो हमारे यहाँ क्या है, कीमत जो क्या कहते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा कि राष्ट्रीय जो हमारा राष्ट्रीय सकल राष्ट्रीय उत्पाद है उसमें श्रम की भागीदारी होने का क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि कीमतों की तुलना में मजदूरी कम है, कि कीमत की तुलना में क्या है, मजदूरी का कम होना है। श्रम की भागीदारी कम होने का एकमात्र जो कारण है वो कीमत की तुलना में क्या है, कीमत की तुलना में मजदूरी क्या है, वो कम है। ये हो गया। नेक्स्ट क्या कह रहा है? व्यक्तिगत व्यय योग्य या प्रयोज्य आय का क्या अर्थ है? तो व्यक्तिगत व्यय योग्य या प्रयोज्य आय का क्या अर्थ है? तो इसमें क्या हो जाएगा इसका आंसर आपके अनुसार? ये हो जाएगा व्यक्तिगत आय और प्रत्यक्ष कर। इनमें में से कौन एक आर्थिक समृद्धि का परिचायक है? तो कौन सा है देख लेते हैं, पहले पढ़ लेते हैं चारों स्टेटमेंट। आर्थिक समृद्धि का पूछ रहा है, तो निश्चित अवधि में स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि, वास्तविक प्रति आय में सुधारात्मक वृद्धि, ये तो नहीं होगा। किसी निश्चित अवधि में चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि, जनसंख्या में वृद्धि के साथ राष्ट्रीय आय में वृद्धि। तो इसमें से क्या आंसर हो जाना चाहिए? इसका आंसर होगा किसी निश्चित अवधि में। एक कोई निश्चित अवधि हो, टाइम पीरियड हो, उसमें क्या करना है, चालू कीमत पर जो राष्ट्रीय आय है उसमें क्या होना, वृद्धि होना, ये आंसर हो जाएगा। आर्थिक समृद्धि का परिचय है ये। नेक्स्ट क्या कह रहा है? सैद्धांतिक रूप से यदि आर्थिक विकास की कल्पना की जाती है तो इनमें से किसे साधारणतः शामिल नहीं किया जाएगा? तो इसमें किसमें कौन सा शामिल नहीं किया जाएगा? सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि, विश्व बैंक से वित्तीय सहायता में वृद्धि। तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि किसको नहीं करेंगे, तो बी ऑप्शन यहाँ क्या राइट हो जाएगा। आर्थिक नियोजन किसका विषय है? तो समवर्ती सूची का इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। 7वीं पंचवर्षीय योजना मार्च 1990 में समाप्त हो जाती है। 8वीं कब स्टार्ट होगी? जब 90 में 7वीं समाप्त हो गई तो 8वीं कब स्टार्ट होगी? तो क्या हो जाएगा, अप्रैल 1992 में स्टार्ट होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान समृद्धि दर अधिकतम किसमें थी? तो 10वीं में किसमें थी? दलहन और तिलहन में देखने को मिलती है। दलहन और तिलहन में सबसे ज़्यादा थी, फिर फल और सब्जी में थी, उसके बाद अनाज में थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किसने किया था? तो किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। नेशनल प्लानिंग कमेटी यानी राष्ट्रीय योजना समिति, इसका किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस के उसमें किया गया था। सॉरी, ये गड़बड़ हो गया थोड़ा सा। नेशनल NPC नेशनल प्लानिंग कमेटी, हिंदी में क्या है, राष्ट्रीय योजना समिति। तो इसका जो हुआ था गठन सुभाष चंद्र बोस के निर्देशन में किया गया था। और इस कमेटी के जो अध्यक्ष थे, क्योंकि यहाँ गठन किसने किया ये पूछा है, अध्यक्ष नहीं पूछा है, अध्यक्ष जो थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। और ये जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था 1938 के दौरान इसकी क्या हुई थी, घोषणा की गई थी। तो आंसर हो जाएगा आंसर सी, सुभाष चंद्र बोस। नेशनल कमेटी का गठन अगर पूछे तो वो कौन हो जाएंगे, सुभाष चंद्र बोस हो जाएंगे। कौन अध्यक्ष था, जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। और कब किया गया था इसकी घोषणा करने की, गठन करने की, 1938 हरिपुरा अधिवेशन, जिसके वो सुभाष चंद्र बोस जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्या, 11वीं पंचवर्षीय योजना में GDP वार्षिक वृद्धि समृद्धि दर का लक्ष्य क्या रखा गया था? कौन सी 11वीं पंचवर्षीय योजना में क्या रखा गया था? इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो हो जाएगा 9% रखा गया था। 11वीं पंचवर्षीय योजना में जो GDP वार्षिक समृद्धि दर का लक्ष्य था वो कितना था, 9% था। कितना था, 9%। 11वीं 9%। तो ध्यान रखिएगा। कौन सा एक सूचकांक भारत की निर्धनता की प्रवृत्ति की माप के लिए सबसे उपयुक्त है? तो कौन सा है ये?
मानव विकास, लिंग असमानता, मानव गरीबी, बहुआयामी गरीबी सूचकांक। तो इसमें क्या आंसर हो जाना चाहिए? तो ये हो जाएगा बहुआयामी गरीबी सूचकांक। एमपीआई जारी की जाती है ना, एमपीआई। तो कौन सा सूचकांक भारत निर्धनता की प्रवृत्ति के माप के लिए सबसे उपयुक्त है? वो है एमपीआई, यानी कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ठीक है, चलते हैं आगे। भारत में बेरोजगारी मापन की निम्न में से कौन सी विधि एनएसएसओ द्वारा प्रयोग में नहीं लाई जाती है? सामान्य लाई जाती है, चालू साप्ताहिक स्तर, चालू दैनिक स्तर, चालू मासिक स्तर। तो इसमें कौन सी नहीं यूज में लाई जाती है? तो चालू मासिक स्तर जो है वो नहीं लाई जाती है। सामान्य प्रमुख स्तर पे जारी की जाती है, चालू साप्ताहिक स्तर, चालू दैनिक स्तर, ये 3 स्तर में लाई जाती है, लेकिन चालू मासिक स्तर नहीं लाई जाती है। तो एनएसएसओ एक मिनट लिख दूँ, एनएसएसओ नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में क्या है तो राष्ट्रीय प्रतिदत्त सर्वेक्षण कार्यालय, ये क्या करता है? बेरोजगारी मापने के लिए 3 विधि का यूज़ करता है। सामान्य प्रमुख स्तर, सामान्य प्रमुख स्तर वो होता है कि पिछले वर्ष में अगर कोई व्यक्ति रोजगार के लिए क्या है उपलब्ध है और इच्छुक होते भी, मतलब उसकी इच्छा होने के बावजूद भी वो कार्य समय पर नहीं कर पा रहा है, तो वो कैसा सामान्य प्रमुख स्तर, वो बेरोजगार तब माना जाएगा, ये सामान्य प्रमुख स्तर के उसमें आता है। चालू साप्ताहिक स्तर, यदि कोई व्यक्ति बेरोजगार के लिए उपलब्ध है और इच्छुक होते हुए भी वो क्या करता है? सप्ताह के किसी एक दिन 1 घंटे भी रोजगार में संलग्न नहीं रहा, तो वो क्या करेगा? बेरोजगार माना जाएगा। यही दैनिक स्तर की बात करें तो यदि कोई व्यक्ति रोजगार के लिए उपलब्ध और इच्छुक होते हुए भी दिन में 1 घंटे भी कार्य नहीं करता है, तो वो बेरोजगार माना जाएगा। तो ये 3 तरह से दिया गया है, जिसमें मासिक स्तर नहीं है, चालू मासिक स्तर नहीं है। रज्जुक कौन थे? तो ये कौन थे रज्जुक कौन थे? एक मिनट, कुछ छूट गया है क्या? एक मिनट, कुछ क्वेश्चन छूटा है, छूट गया, चलिए कोई नहीं। 66 के से हम लोग देख लेते हैं। रज्जुक कौन थे? रज्जुक जो थे वो कौन थे? मौर्य शासन में अधिकारी थे। गुप्त राज जिसने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी, चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा। महमूद गजनवी के सोमनाथ आक्रमण के समय चोल राज्य का शासक कौन था? वो राजेंद्र प्रथम था। महाबलीपुरम में स्थित सप्त पैगोडा किस वंश द्वारा संरक्षित थी? पल्लव के द्वारा। हमीर महाकाव्य में चौहानों को क्या बताया गया? सूर्यवंशी बताया गया। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का प्रताप शासक कौन था? तो वो कौन था? रामचंद्र देव था। होयसल स्मारक पाए जाते हैं कहाँ? हलेबीड और वेल्लूर में। नेक्स्ट क्या है? राजस्थानी और पहाड़ी शैली, पंजाबी पहाड़ी शैली का विकास किस मुगल शासक के शासनकाल में होता? औरंगजेब। क्यों? क्योंकि औरंगजेब को क्या था? चित्रकला में कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो वो क्या करता है? हर चीज़ में प्रतिबंध लगा देता। तो यहाँ के जो समय चित्रकारी लोग थे वो क्या करते हैं? दूसरे आसपास के क्षेत्र में चले जाते हैं। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा? औरंगजेब हो जाएगा। 1700 में राजा राम की मृत्यु के बाद मराठों ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध किसके नेतृत्व में जारी रखा? तो वो क्या हो जाएगा? ताराबाई हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ताराबाई। 75 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसमें से क्या सुमेलित है? तो ये देखना है, गुरु अमरदास, इसमें सुमेलित ढूंढना है। सही तो गुरु अर्जुन देव, जो 5वें गुरु हैं सिखों के, 5वें गुरु अर्जुन देव, वो आदि ग्रंथ की क्या कहते हैं? स्थापना कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा, बाकी सभी रॉन्ग है। गुरु गोविंद सिंह की महानता किसमें निहित थी? तो इसमें निहित थी कि उन्होंने सिख की सैनिक व्यवस्था का क्या किया था? गठन किया था। इस हिसाब से ये सही हो जाएगा। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? तो वो कौन था? अकबर था। तो ये भी ध्यान रखना है। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? टीपू सुल्तान के साथ की थी। नेक्स्ट क्या है? सबसे अधिक समय तक भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन था। लॉर्ड कर्जन था। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये हो जाएगा। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब की गई थी? तो 1839 में की गई थी। आंसर सी हो जाएगा। ये मिलाना है कि कौन सा सही है, कूट देखना है। तो झांसी का कौन हो जाएगा? रानी लक्ष्मीबाई हो जाएंगी। लखनऊ के कौन हो जाएंगे? बेगम हजरत महल हो जाएंगी। कानपुर के अजीमुल्ला खां हो जाएंगे। फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला हो जाएंगे। तो आंसर इस हिसाब से क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। हरिजन समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो गांधी जी थे। ये वेहरी जी है। और पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य उद्देश्य था? सत्यशोधक समाज का था। तो सत्यशोधक समाज किससे संबंधित था? इसकी स्थापना किसने की थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। कब की थी? 1873 में की थी। तो ये भी ध्यान रखना है, तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 1873 ज्योतिबा फुले और सत्यशोधक समाज, इनका उद्देश्य क्या था इनके इस आंदोलन का? तो जो दलित वर्ग है और निम्न जाति के लोग हैं उनका कल्याण करना, उनको समाज की जो मुख्य धारा है उससे उनको क्या करना था? जोड़ना था। और इन्होंने स्त्रियों की स्थिति को सुधारने के लिए, उनकी शिक्षा के लिए भी एक स्कूल खोला था। 1848 में स्कूल खोला था। और विधवा विवाह के ये क्या थे? समर्थक भी थे। ये सब ध्यान रखना है। नेक्स्ट कहाँ चला गया क्वेश्चन? एक मिनट। हाँ, किसे शिरोल ने भारतीय अशांति के जनक के रूप में जानते हैं? इंपॉर्टेंट है। तो वो कौन है? किसको जानते हैं? लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक को जो शिरोल थे उन्होंने भारतीय शांति का जनक इनको कहा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष निम्न में से कौन थी? तो वो कौन थी? श्रीमती एनी
बेसेंट थी। कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट। अगर ये यहाँ क्या बोल रहा है, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, तो ये श्रीमती एनी बेसेंट। लेकिन अगर यहाँ पूछ ले पहली भारतीय महिला अध्यक्ष अगर पूछ ले तो क्या आंसर हो जाएगा? श्रीमती सरोजिनी नायडू। स्वदेशी और बहिष्कार सर्वप्रथम किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में एक मिनट, स्वदेशी और बहिष्कार सर्वप्रथम किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? तो स्वदेशी और बहिष्कार किससे संबंधित है? बंगाल विभाजन के विरुद्ध जो आंदोलन हुआ था इसी से संबंधित है। कब हुआ था? ये 1905 में हुआ था, ये भी ध्यान रखना है, करजन के टाइम में। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने पहला सफल सत्याग्रह कहाँ आरंभ किया? तो चंपारण में किया। 1917 में चंपारण में किया, 1916 में लखनऊ अधिवेशन में भाग लिए थे, तो वहीं पर वो क्या है, वहीं पर राजकुमार शुक्ल थे, उन्हीं से वो मिलते हैं, वो पूरी कहानी बताते हैं कि यहाँ पे क्या है, जो चंपारण में किसानों से क्या किया जा रहा है, नील की खेती जबरदस्ती कराई जा रही है, 3/20 हिस्से पर कराई जा रही है, जिसे तिनकठिया पद्धति के नाम से जाना जाता था। और इसी आंदोलन में, चंपारण आंदोलन में क्या थे, गांधी जी के जो सहयोगी थे, ये भी पूछ सकता है कौन कौन सहयोगी थे, तो राजेंद्र प्रसाद जी थे, और कौन था, ब्रिज किशोर थे, महादेव देसाई थे, नरहरि पारिक थे, और जेबी कृपलानी थे। तो ये सारे भी थे, तो पूछा जा सकता कहीं ना कहीं। नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी? तो मोतीलाल नेहरू ने तैयार की थी। कब की थी? 1928 में की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? मुजफ्फरपुर में जो किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया था? ये भी क्वेश्चन बिहार से रिलेटेड, तो 100% ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है। क्या कह रहा है, फिर से इसको डिस्कस करते हैं कि मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो 1908 में किया गया था। 1908 में। यहाँ पे दो लोग का नाम आता है, कौन कौन से? एक खुदीराम बोस का नाम आता है, खुदीराम बोस, और दूसरे का नाम था प्रफुल्ल चाकी। यही क्या करते हैं, प्रफुल्ल चाकी, यही क्या करते हैं, बम फेंकते हैं, ठीक है। और इसी के उसमें दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, और जिसमें से क्या करते हैं, खुदीराम को फांसी दे दी जाती है। प्रफुल्ल चाकी डर से, प्रफुल्ल चाकी क्या थे, वो आत्महत्या कर लेते हैं। और ये जो खुदीराम बोस थे, इनको 19 वर्ष की आयु में, यानी सबसे कम उम्र में शहीद होने वाले क्रांतिकारी थे ये, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, निम्न में से किसने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा था? तो ये ऐसा कौन था जो उनको ऐसा कहा? तो लॉर्ड लिनलिथगो ने कहा। लॉर्ड लिनलिथगो जो थे, वो गांधी जी के जो आंदोलन थे उनको राजनीतिक फिरौती का नाम दिया था। और इसका अगर कार्यकाल देखा जाए लिनलिथगो का, तो 1936 से 1944 तक था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो किसने कहा था फिरौती? लिनलिथगो ने कहा था। गांधी जी के आंदोलन, राजनीतिक आंदोलन को किसने फिरौती कहा था, राजनीतिक फिरौती? ये लिनलिथगो ने कहा था। नेक्स्ट क्या है, चलते हैं आगे जल्दी से। इसको क्या करना है, किस कालानुक्रम में घटित हुई, इसको मतलब आपको क्रम बताना। तो क्रम अगर सही आपको याद होगा तो ये सही हो जाएगा क्वेश्चन। जैसे कि अभी क्या हो जाएगा, चंपारण 1917 में हुआ, ठीक है। अगर बात करें चंपारण के बाद क्या आया था, रोलेट एक्ट आया था, और रोलेट एक्ट कब आया था? 1919 में आया था। उसके बाद क्या होता है, जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है, ठीक है। इसी एक्ट के उसमें क्या होता है, जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है, ये भी 1919 में था। तो 4, 3, 2, उसके बाद चौरी चौरा घटना होती है, कब होती है? 1922 में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4, 3, 2, 1, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, निम्न में से किसने 1920 के नागपुर के भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सहयोग आंदोलन प्रस्ताव को पारित किया था? तो नागपुर अधिवेशन की बात कर रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए? CR दास हो जाना चाहिए, CR दास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ? तो स्वराज पार्टी 1923 में हुआ था। तो आप जो देख लीजिए, ऐसे भी ये इसको कर सकते हैं। जैसे क्या हुआ, ये किसकी बात कर रहा है? स्वराज पार्टी का गठन की बात कर रहा है। और असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ, और ये स्वराज पार्टी 1923 में हुआ। तो यानी जब ये 23 में हुआ, ये 20 में हुआ। स्वदेशी आंदोलन ऑलरेडी बता चुके हैं 1905 समथिंग, ठीक है। सविनय अवज्ञा ये तो 1930 में हुआ। तो ये छोड़ दीजिए, तो बचा क्या, यही हुआ। तो असहयोग आंदोलन के सफल, ये स्वराज पार्टी असहयोग, और भारत छोड़ो 1942 में हुआ। तो इस हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए, असहयोग आंदोलन। तो ये आपको ध्यान रखना है कि असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन होता है। स्वराज पार्टी का गठन तो होता है, किसके द्वारा किया जाता है ये भी पूछता है। तो CR दास और मोतीलाल नेहरू जी थे उस टाइम, ठीक है, जिसके अध्यक्ष जो होते, और इलाहाबाद में ही इसका गठन किया जाता है स्वराज पार्टी का, जिसमें अध्यक्ष CR दास थे, और महासचिव जो थे वो कौन थे, मोतीलाल नेहरू जी थे। निम्न में से कौन देशबंधु के नाम से जाना जाता है? वेरी इजी क्वेश्चन, चित्तरंजन दास को जाना जाता है। पर अब आ जाता है इन्वायरमेंट का क्वेश्चन। क्या कह रहा है, पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रों को क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार घूम घूम कर यही क्वेश्चन पूछता है। पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों में कौन, क्या कह रहा है कि कौन से पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक में, कह रहा है क्वेश्चन, पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों में ये कौन सा घटक है? तो हरे, यहाँ थोड़ा सा कट गया है, 1 मिनट रुकिए होगा यहाँ पे, कौन सा उत्पादक घटक है? तो हरे पौधे हो जाएंगे। सर्वाधिक स्थायी
पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, तो महासागर है। बिहार सरकार द्वारा सर्व क्षमा योजना के तहत कितने % कर की छूट का प्रावधान किया गया, किसके तहत, सर्व क्षमा योजना के तहत, तो कितना 175%। सुशासन के मामलों में बिहार का स्थान कौन सा है, किसके मामले में, सुशासन के मामले में, तो ये कौन सा स्थान हो जाएगा, इसका नंबर 1 हो जाएगा, यानी कि 15वां, किसके मामले में, सुशासन, सुशासन बिहार 15, सुशासन बिहार 15, सुशासन के मामलों में बिहार का स्थान कौन सा है, 15 नंबर का है, ठीक है। और बिहार में 12 पनबिजली परियोजना कब तक पूर्ण निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया, तो ये कब तक रखा गया, 2022 तक रखा गया है, 1 मिनट, 2021 तक रखा गया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। बिहार में 12 जो पनबिजली परियोजना है, 12 पनबिजली परियोजना, इसका कब तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है, तो 2021 में लक्ष्य रखा गया इसको कंप्लीट करने का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या कह रहा है। बिहार में लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति के लिए कितने सीट आरक्षित रखे गए हैं, तो कितनी सीट यहाँ पे आरक्षित रखी गई, 7 सीट रखी गई है। एक बार बिहार का फिर से क्वेश्चन इसका रिवीजन करा दे रहे हैं, क्योंकि ये क्या है, क्वेश्चन पूछता है। सुशासन के मामले में बिहार का स्थान 15वां है। बिहार में 12 पनबिजली परियोजना कब तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया, 2021 में। और बिहार में लोकसभा अनुसूचित जाति के लिए कितने सीट आरक्षित है, 7। नेक्स्ट क्या कह रहा है, बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है, बहुत इजी क्वेश्चन, सोमेश्वर श्रेणी की पहाड़ी। कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी, तो ये कब हुई थी, तो ये ध्यान रखना है आपको, 58 उठाना है, 57, आपको कौन सा डेट उठाना है, यहाँ पे कौन सा डेट उठाना है, तो यहाँ पे 58 उठाना है। अब यहाँ पे 57, तो इसको हटा ही दीजिए। अब 3 आपके पास होते हैं, जून, मई, जुलाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मई 1858, मई 1858। कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी, मई 1858 में हुई थी। चंपा नगरी इनमें से कौन से नंबर चंपा नगरी में कौन से नंबर के जैन तीर्थंकर का जन्म हुआ था, तो कौन से नंबर के, 12वें नंबर के, ठीक है, कौन से नंबर के, 12वें नंबर के, तो ये भी आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, बिहार के कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का परसेंटेज कितना है, तो ये कितना है परसेंटेज वहाँ पे, तो 15.9%, 15.9% जो है ये किस में है, कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत है। फिर से क्वेश्चन को पढ़ें, बिहार के कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत क्या है, तो क्या प्रतिशत है अनुसूचित जाति का, 15.9% है, 15.9%। 2011 की जनगणना के जनसंख्या के अनुसार बिहार में न्यूनतम नगरीकरण वाला जिला कौन सा है, तो चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं अच्छे से, कि न्यूनतम पूछा है, तो अभी हम लोग सर्वाधिक भी पता कर ले रहे हैं, न्यूनतम भी पता कर ले रहे हैं। तो जो बिहार राज्य है, यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा ये सर्वाधिक नागरिकता वाला, नगरीकरण वाला जो जिला है वो है पटना, उसके बाद क्या है, मुंगेर, उसके बाद भागलपुर, पटना, मुंगेर, भागलपुर, बेगूसराय, पटना, मुंगेर, भागलपुर, बेगूसराय, पटना, मुंगेर, भागलपुर और बेगूसराय, PMB, ठीक है, PMB, P से पटना, M से मुंगेर, B से भागलपुर और B से बेगूसराय। अगर न्यूनतम की बात करें तो समस्त क्या हो गए, कम हो गए, समस्त क्या हो गए, कम हो गए, यानी समस्तीपुर, बांका, मधुबनी, ठीक है। तो यहाँ पे बोला बिहार में न्यूनतम नगरीकरण वाला जिला, तो बिहार में क्या है, समस्तीपुर भी है, बांका भी है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा आंसर। अगर पूछता सबसे कम कौन सा है नगरीकरण वाला, तो आप वहाँ पे समस्तीपुर लगा देते, ये आंसर सही हो जाता। लेकिन न्यूनतम पूछा है तो न्यूनतम तो कई हैं, ढेर सारे, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई आंसर हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, सर्वाधिक PMB का मतलब पटना, मुंगेर, बेगूसराय, भागलपुर के बाद बेगूसराय, PMBB यानी पटना, मुंगेर, भागलपुर, बेगूसराय। और यहाँ पे अगर सबसे कम पूछे तो समस्तीपुर, फिर बांका, पहले समस्ती लगाने, समस्त क्या है, बाकी है, ऐसे कर सकते हैं कि न्यूनतम में क्या है, समस्त, बाकी है, यानी समस्तीपुर, बांका। नेक्स्ट क्या, निम्न में से किसे मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको देख लेना है ध्यान से कि किसको दिया गया, जगदीश प्रसाद मंडल को दिया गया। क्या दिया गया है, मैथिली भाषा के लिए। किस भाषा के लिए जगदीश को दिया गया है, मैथिली भाषा के लिए दिया है, भी ध्यान रखना है। और साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 इनको दिया गया है। और इनका जो उपन्यास है, कौन सा उपन्यास है, उसके लिए दिया गया, पंगु के लिए दिया गया, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के किस जिले में वन प्रतिशत सबसे ज़्यादा है, तो प्रतिशतता की दृष्टि से देखें तो किस में ज़्यादा है, यहाँ पे कैमूर में है, सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, कैमूर में है। तो ये आपको ध्यान है, सबसे ज़्यादा कैमूर में, सबसे कम शेखपुरा में है, सबसे ज़्यादा
कैमूर में है, ये दोनों यहाँ बता दे रहे हैं कि ये भी देखना है कि प्रतिशत, 1% में पूछा है, 1% में कैमूर और 1% में सबसे कम क्या है, शेखपुरा। वर्ष 2022 में बिहार की सत्य चंदना कुमारी को पद्मश्री पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। उनका संबंध किससे है, तो जैन धर्म से है, ये ध्यान रखिएगा। सत्य चंदना कुमारी को किसके उसमें दिया गया है, ये जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, भारत सरकार ने किस राज्य के मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति योजना के मॉडल को अपनाते हुए स्माइल योजना की शुरुआत की है। तो स्माइल योजना किसकी है, ये किसकी है, बिहार की है। तो स्माइल योजना ये किसकी है, बिहार की है। स्माइल योजना जो है इसका फुल फॉर्म क्या है, स्माइल, एस से क्या हो जाएगा, सपोर्ट, फॉर किसको, एम से मार्जिनलाइज्ड है, और आई का मतलब इंडिविजुअल्स, फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज योजना। मतलब ये जो है आजीविका और उद्यम के लिए जो सीमांत व्यक्ति हैं, जो अंतिम सीमा पर खड़े व्यक्ति हैं, ठीक है, उनके लिए क्या करना, उनका समर्थन करना है, स्माइल करना है, यानी वो बंदा भी क्या करे, स्माइल करे, उसके लिए भी ये योजना स्टार्ट की गई है, आजीविका प्रदान करने के लिए स्माइल, कहाँ के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा। तो इसी में भारत सरकार ने कहा है, इसी मॉडल को अपनाते हुए इसकी शुरुआत की है बिहार, ये ध्यान रखना है। विश्व की सबसे ऊंची 1251 मीटर माता सीता की प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है, तो माता सीता की प्रतिमा कहाँ स्थापित की जा रही है, कौन सी, कितने मीटर की, 1251 मीटर की, वो है गया में की जा रही है। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है, तो इस किसको दिया गया, अब्दुल रज्जाक गुरनाह को दिया। इसको कैसे याद करेंगे, तो बस ये ट्रिक कर लीजिए, साहित्य लिखना गुनाह है, साहित्य लिखना गुनाह है, तो गुनाह कैसे, गुरनाह, तो गुरनाह में गुनाह देख लीजिए, और क्या लिखना गुनाह है, साहित्य लिखना गुनाह है, तो ये क्या हो जाएगा, अब्दुल रज्जाक गुरनाह। फिर क्या है, शिक्षक पर्व 2021 की थीम क्या है, तो क्या है शिक्षक थीम, गुणवत्ता और सतत स्कूल भारत में स्कूलों से सीखना, ये क्या है, इसका क्या है, ये थीम है। शिक्षक पर्व 2021 की थीम क्या है, गुणवत्ता और सतत स्कूल भारत में स्कूलों से सीखना। फरवरी 2021 में भारत के किस राज्य में महाबाहु ब्रह्मपुत्र का शुभारंभ किया गया है, महाबाहु ब्रह्मपुत्र का शुभारंभ कहाँ किया गया है, ये आपका हो जाएगा असम में, महाबाहु ब्रह्मपुत्र, असम। नेक्स्ट क्या कह रहा है, अगस्त 2021 में पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री श्री गिरिराज सिंह में GIS आधारित योजना पोर्टल को किस नाम से लॉन्च किया है, तो किस नाम से लॉन्च किया है, ये युक्त धारा नाम से लॉन्च किया है, ठीक है, किसके, पंचायती राज ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह है, और GIS आधारित योजना पोर्टल क्या है, युक्त धारा, इसी को ये स्टार्ट किया है। ये क्या है, भू टैगिंग परिसंपत्ति की क्या करना है, अखिल भारतीय पहचान करने के लिए इस प्रणाली का उपयोग करना है। 2021 में NTPC द्वारा 25 मेगावाट क्षमता का भारत का सबसे बड़ा फोटोवोल्टिक PV उपक्रम कहाँ पर शुरू किया है, तो सिमहाद्री थर्मल पावर स्टेशन पर ये शुरू किया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, फलों के में गुणात्मक मूल्यवर्धन हेतु किस राज्य में फूल प्रसंस्करण केंद्र स्थापित किया जाएगा, तो कहाँ पर ये फूल प्रसंस्करण केंद्र स्थापित किया जाएगा, कर्नाटका में, कहाँ पर, कर्नाटका में। और कर्नाटक भारत में एकमात्र फूल नीलामली केंद्र जो है, कौन सा केंद्र, फूल केंद्र, नीलामली केंद्र, नीलामली, ये कहाँ पर है, कर्नाटक में ही है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और भारत का कुल क्षेत्रफल का 14% कर्नाटक जो है, 14% हिस्सा कर्नाटक राज्य है, ये ध्यान रखना है। हाल ही में मध्य प्रदेश के किन 2 ऐतिहासिक शहरों को यूनेस्को की ऐतिहासिक शहरी लैंडस्केप परियोजना में शामिल किया गया है, तो वो कौन से 2 हैं, ग्वालियर और ओरछा, ये दोनों शामिल किए गए हैं, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में 21 में जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत ट्राइफेड ने किस अभियान की शुरुआत की है, तो किस अभियान की शुरुआत की, संकल्प से सिद्धि गांव और डिजिटल कनेक्ट ड्राइव, इसी की क्या की है, शुरुआत की है। हाल में 12वीं स्वच्छ ऊर्जा मंत्री स्तरीय बैठक वर्चुअल प्रारूप में किस देश की मेजबानी में किया गया है, तो किसकी की गई है, स्वच्छ ऊर्जा, तो किसकी उसमें की गई है, मेजबानी में किया गया, तो चिली की मेजबानी में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जुलाई 2021 में किस देश की अध्यक्षता में ब्रिक्स आतंकवादी विरोधी कार्य समूह की 6ठी बैठक वर्चुअल प्रारूप में आयोजित की गई, तो इसमें किसकी अध्यक्षता में की गई है, 2021 की पूछ रहा है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, भारत की अध्यक्षता में की गई है। किस संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP के न्यूयॉर्क स्थित कार्यालय का सहायक महासचिव और प्रमुख नियुक्त किया गया है, किसे नियुक्त किया गया है, तो ये किसे नियुक्त किया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान रखिएगा, किसे किया गया है, लिगिया नोरन्हा को किया गया है, ठीक है, तो ये आंसर सही हो जाएगा। और फिर क्या है, अगस्त 2021 में भारतीय रेलवे और बांग्लादेश रेलवे के संयुक्त प्रयास से पुनः बहाल हुए किस रेल मार्ग के माध्यम से मालगाड़ियों का नियमित संचालन शुरू हो गया, तो कौन सा है ये, बहुत आसान क्वेश्चन है, करंट में बहुत था, तो ये क्या है, हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेल मार्ग।
4 जून 2021 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने प्रोजेक्ट 75 के तहत कितने पारंपरिक पनडुब्बियों के निर्माण की मंजूरी दी है। अभी कुछ दिन पहले ही इसको करंट में मैंने डिस्कस किया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसने प्रोजेक्ट 75 के तहत कितने को किया गया है? 6 को किया गया है। ठीक है, मैंने बताया था कि ये जो प्रोजेक्ट मझगांव डॉक लिमिटेड के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। ठीक है, मझगांव डॉक लिमिटेड मुंबई, और इसमें जो 6 पनडुब्बियाँ थी, 6 की कौन सी थी 6? तो एक आपका पहला जो था कलवरी, खंडेरी, कलवरी, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है तो ध्यान से सुन लीजिए। कलवरी, खंडेरी, करंज, बेला, और अभी क्या हुआ था? बेला हो गया। और एक कौन सी है? एक वागीर है और एक वागशीर है। फिर से यहाँ बता दे रही हूँ क्या है। कलवरी, खंडेरी, करंज, बेला, और क्या है? वागीर, और अभी जो रिसेंटली मैंने डिस्कस किया था वागशीर, 20 अप्रैल की न्यूज़ में ये डिस्कस किया था, 2021 में। तो ये हो गया जुलाई 2021 में आयोजित। और हाँ, ये जो है ये आपको मझगांव डॉक लिमिटेड, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन? कौन सा क्वेश्चन नंबर है? 125। तो 125 हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि जुलाई 2021 में आयोजित ब्रिक्स देशों के संस्कृति मंत्रियों की 6ठी बैठक की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई है? ब्रिक्स की, और वो भी 2021 की कह रहा है। तो किसके द्वारा की गई होगी? खुद बताइए। अभी जस्ट एक क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया, तो भारत के द्वारा। हाल ही में शुरू की गई कृषि विविधीकरण योजना 2021 का संबंध किस राज्य से है? किसमें? कृषि विविधीकरण की बात कर रहा हूँ। तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए? फिर से क्वेश्चन पढ़ लीजिए। कृषि विविधीकरण योजना 2021 यानी एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन स्कीम 2021 का संबंध किससे है? तो ये गुजरात से है। कृषि विविधीकरण में के मामले में ये कौन सा है? गुजरात में है। कहाँ स्टार्ट किया गया? गुजरात। कृषि विविधीकरण योजना 2021 गुजरात। जून 2021 में केंद्र सरकार ने दलहन और तिलहन का उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य किसानों को नई किस्मों की अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों की आपूर्ति कराने के लिए कौन सा स्टार्ट किया है? तो बीज मिनी किट कार्यक्रम स्टार्ट किया है। क्या किया है? बीज मिनी किट कार्यक्रम स्टार्ट किया है। हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने सोयाबीन की अधिक किस्म देने वाली कीट प्रतिरोधी कौन सी किस्म विकसित की है? तो कौन सी की है? MACS 1407। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट चल रहे हैं हम। हाल ही में नवीनतम एकीकृत प्रौद्योगिकी बांस उपचार संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा? असम के गुवाहाटी के बयरनी हाट में किया जाएगा। तो ये भी आपका आंसर सही हो गया। असम के गुवाहाटी बयरनी हाट में किस स्थान पर उन्नत हाई रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोप सुविधा का उद्घाटन किया गया है? तो कहाँ पे किया गया? मोहाली, पंजाब के मोहाली में किया गया है। विश्व का पहला डिजिटल सॉल्यूशंस एक्सचेंज क्लाउड क्या कौन सा क्लाउड है? गोकाडल। मार्च 2021 में कहाँ लॉन्च किया गया है? ये कहाँ पर लॉन्च किया गया? भारत, चीन, फ्रांस, जर्मनी, कहाँ इसका आयोजन किया गया है? तो ये आपका भारत में किया गया। विश्व का पहला डिजिटल सॉल्यूशन एक्सचेंज क्लाउड गोकाडल जो है ये भारत, नाम ऐसा ही है कि पता चल जाएगा भारत का ही है। सितंबर 2000। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार द्वारा मेडिसिन फ्रॉम द स्काई? तो तेलंगाना सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट क्या कह रहा है? हाल ही में राष्ट्रीय जलवायु भेद्यता आकलन रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो किसके द्वारा राष्ट्रीय जलवायु भेद्यता आकलन रिपोर्ट ये प्रकाशित की गई है? तो किसके द्वारा? विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा की गई है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा ये क्या की गई है? ये रिपोर्ट जारी की गई है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। जलवायु भेद्यता, तो विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग। कहाँ पर भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का उद्घाटन हुआ है? तो कहाँ पर? रानीखेत में हुआ है। कहाँ पर किया हुआ है? रानीखेत में। मई 2021 में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा बायो हब इनिशिएटिव की शुरुआत की गई है? बायो हब, तो किसके द्वारा? WHO के द्वारा ये स्टार्ट की गई है। हाल ही में भारत सरकार के किस मंत्रालय कार्यालय ने चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रोजेक्ट ऑक्सीजन फॉर इंडिया का शुभारंभ किया है? तो ये किसके द्वारा किया जा सकता है? ये प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय के द्वारा। प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया किसके द्वारा? प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय के द्वारा। 2021 में किसे भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसकी भी ट्रिक बता दें। जैसे वहाँ साहित्य लिखना गुना है, मैंने बताया था साहित्य के क्षेत्र में गुना को मिला है, तो वैसे ही यहाँ पे उपयुक्त तीनों को मिला है। कैसे आप याद रखेंगे? भौतिक सामने आ जाएगा तो लग जाएगा। कैसे? देखिए, शुक्र है, लिख लीजिए। शुक्र है, क्या शुक्र है कि जॉर्ज जो है, जॉर्ज
भौतिकी की क्लास में पहुंच गया, भौतिकी के क्लास में पहुंच गया, क्लास में पहुंच गया। शुक्र है कि जॉर्ज भौतिकी की क्लास में पहुंच गया। तो शुक्र से क्या हो जाएगा, स्वीकर मनाबे, और जॉर्ज का मतलब जॉर्जिया, और क्लास का मतलब क्लॉस हैसलमैन, और कहाँ पहुंच गया, भौतिकी के क्षेत्र में, भौतिक विज्ञान में। तो शुक्र है कि जॉर्ज भौतिकी की क्लास में पहुंच गया। तो ये तीनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। पंचायती राज के दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस योजना के तहत ई प्रॉपर्टी कार्ड का वितरण किया गया, वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इजी, स्वामित्व योजना के तहत। फरवरी 2021 में लोकसभा ने मध्यस्थम एवं सुलह संशोधन विधेयक 2021 पास किया। इसका संबंध किस मंत्रालय से, बहुत आसान है, विधि मंत्रालय संबंधित है। मार्च 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां से आज़ादी के अमृत महोत्सव इंडिया @75 के पूर्वावलोकन कार्यकलापों का उद्घाटन किया है, तो साबरमती से। ये आपकी ये कौन से आ गए हैं, क्वेश्चन मैथ्स के हैं, तो इसको छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं फटाफट, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। और ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा, कहीं ना कहीं आपका जरूर एग्जाम में आपको नंबर दिलाने में मदद करेगा आपकी। तो चलिए देख लेते हैं फटाफट क्या कह रहा है। पंजाब में संपन्न विधानसभा चुनाव में किस दल को बहुमत प्राप्त हुआ, पंजाब में आम आदमी पार्टी। पंजाब के नए मुख्यमंत्री भगवंत मान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री किस शहर के विधानसभा से चुनाव जीते हैं, गोरखपुर से जीते हैं। और फिर यहाँ पे देख लेते हैं विधानसभा सदस्य के बारे में कौन सा गलत है। तो यूपी में 403 सीटें हैं विधानसभा की, गोवा में 40 है, पंजाब में 120 नहीं बल्कि कितना है 117 है, उत्तराखंड में 70 है। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, बी गलत है। उत्तराखंड में हाल ही में संपन्न चुनाव में मुख्यमंत्री चुनाव हार गए का क्या नाम है, तो इसमें किसका, ये पुष्कर सिंह धामी का नाम है। केंद्रीय बजट 2022-23 में राजकोषीय घाटे का क्या लक्ष्य रखा गया है, तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, ना 6.8, ना 6.5, ना 6.9, ना 6। बिहार में यही दिक्कत है, क्योंकि में से कोई नहीं यही कर देता, और यहाँ पे बहुत से क्वेश्चंस क्या हो जाते हैं, लोगों की गलत हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6.4%। केंद्रीय बजट 2022-23 में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य क्या है, 6.4% रखा गया है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये आंसर यूपी में से ई हो जाएगा। 6 का कौन सा आंसर हो जाएगा, ई हो जाएगा, क्योंकि 6.4%। और अगर यही 2025-26 तक पूछ ले, 2025-26 तक, तो ये कहाँ तक लाने की, कितने प्रतिशत लाने की घोषणा की गई है, 4.5% तक लाने की घोषणा की गई है। तो ध्यान रखिएगा, अगर 22-23 में राजकोषीय घाटा का लक्ष्य पूछे तो 6.4%, कितना हो जाएगा, 6.4%। ये 25-26 में पूछे तो कितना हो जाएगा, 4.5%। केंद्रीय बजट 2022-23 में कुल व्यय का अनुमान कितना है, 39.45 लाख करोड़ रुपए है। केंद्रीय बजट 22-23 के अनुसार सत्य क्या है, तो यहाँ पे रक्षा 8%, सब्सिडी 8%, ब्याज भुगतान 20%, कर और शुल्क राज्य में हिस्सा 17%। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में जरूर पूछेगा। तो चलिए इसमें कुछ और हम लोग देख लेते हैं, 1 मिनट और भी फैक्ट मैं आपको बता दे रही हूँ इसके से संबंधित। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि आपको बस यह ध्यान रखना, रक्षा में 8%, सब्सिडी 8%, ब्याज भुगतान 20%, कर और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा 17%। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है सारे इंपॉर्टेंट। केंद्र प्रायोजित योजना में पूछ ले तो 9%, केंद्र क्षेत्रीय योजना में पूछ ले तो 15%, ठीक है, पेंशन में पूछ ले तो 4%। ये सारे ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार राज्य का राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित है, 3.4%, 3.4%। राज्य का राजकोषीय घाटा बिहार बजट 2000, अगर बिहार बजट की पूछ ले कि बिहार बजट 22-23 के अनुसार राज्य का राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित है, तो 3.4% अनुमानित है। कितना अनुमानित है, 3.47% अनुमानित है। चालू, ये देख लेते हैं, चालू मूल्य पर वर्ष 2022-23 के लिए राज्य का जो GSDP है वो कितना अनुमानित है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा इसका आंसर, चालू मूल्य पर वर्ष 2022-23 का आपका जो है ये कितना अनुमानित है GSDP, तो ये है 7.4, ये वाला आंसर हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे 745,310 करोड़, तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा, 745,310 करोड़। नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका, GSDP वृद्धि दर के मामले में कौन सा असत्य है, थोड़ा सा ब्लर हो गया बट कोई नहीं। इसमें क्या हो जाएगा आपका, क्या आंसर हो जाएगा कि इसमें असत्य कौन सा, तो 2021-22 का, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, क्योंकि कितना है, 6.8% है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका, बिहार का चालू मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय है कितना है, तो ये हो जाएगा आपका 50,555, तो ये हो जाएगा। बजट 2022-23 के अनुसार सर्वाधिक व्यय निर्धारित है, शिक्षा में निर्धारित है, शिक्षा पे बिहार बजट 22-23 के सूत्र में शामिल नहीं है, क्या शामिल नहीं है, सारे शामिल हैं, तो इसलिए ये ऑप्शन हो जाएगा। 7 निश्चय 1.0 के निम्न में से कौन निश्चय हासिल किए गए हैं, 7 निश्चय 1.0 के निम्न में से कौन निश्चय हासिल हो गए हैं, तो कौन से हासिल हो गए हैं, हर घर बिजली,
हर घर बिजली, 7 में से ये जो है हासिल हो गया। 7 निश्चय 2.0 का भाग नहीं है, तो इसमें से सारे हैं, ठीक है, इसमें से सारे हैं, इसलिए ई ऑप्शन हो जाएगा। कॉम्फेड का डेयरी उत्पाद किस नाम से बाजार में उपलब्ध है? तो कॉम्फेड का डेयरी उत्पाद सुधा नाम से फेमस है, बाजार में उपलब्ध है। राज्य का हरित आवरण राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? तो कितना परसेंट है? 15% है। कितना परसेंट है यहाँ पे? 15% है, ये आपको ध्यान रखना है। MPI के अनुसार बिहार में कुल MPI गरीबी है, कितनी गरीबी है बिहार में? टोटल 51.9% है। MPI के अनुसार बिहार का सबसे गरीब और सबसे कम गरीब जिला कौन सा है? तो कौन सा है? सबसे गरीब किशनगंज, सबसे कम पटना। 2020-21 में मछली का उत्पादन कितना था? 6.83% था। कितना लाख टन में पूछ रहा है, तो 6.83 लाख टन, ये ध्यान रखिएगा। 2020-21 में अमरूद का सर्वाधिक अमरूद का उत्पादन किस जिले में रहा? तो नालंदा में रहा, नालंदा। वर्तमान में बिहार में बिजली का उत्पादन है कितना है? तो 64-22 मेगावाट है, 64-22 मेगावाट, ये भी ध्यान रखिएगा। राज्य में किस जिले में सबसे अधिक बिजली खपत है? तो सबसे ज़्यादा बिजली खपत कहाँ होगी? पटना में होगी। हाल ही में किस भारतीय मूल व्यक्ति को न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व बैंक के प्रथम उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया? नौरीन हसन को नियुक्त किया गया। न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व बैंक को नौरीन हसन। यूक्रेन से भारतीय नागरिक को देश वापस लाने के लिए किस नाम से मिशन चलाया गया? मिशन गंगा से चलाया गया। जो तालिबान अफगानिस्तान से लाया गया था उसका क्या नाम था? देवी शक्ति नाम था, ऑपरेशन देवी शक्ति, वो भी ध्यान रखिएगा। युद्धग्रस्त यूक्रेन देश की राजधानी क्या है? बहुत चर्चा में पूछा जा सकता है, क्यों नाम है। किस देश को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए 2022-24 की अवधि के लिए चुना गया है? तो इसमें किसको चुना गया है? भारत को चुना गया है। किस देश के विदेश मंत्री शाहिद अब्दुल्ला संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष का चुनाव जीत लिए हैं? तो मालदीव के हैं शाहिद अब्दुल्ला। कहाँ के? मालदीव के हैं। हाल ही में किस देश की सरकार ने कहा कि अब देश के प्रत्येक दंपत्ति को दी नहीं बल्कि 3 बच्चों को, दंपत्ति को 2 नहीं बल्कि 3 बच्चों को जन्म देने की अनुमति है। वो कौन है? चाइना है। हाल ही में कौन न्यूयॉर्क की प्रथम महिला गवर्नर बनी है? तो कौन है? कैथी होथुल है। हाल ही में कौन सा कैरिबियन देश ब्रिटिश शासन से मुक्त होकर नया गणतंत्र देश बना? बारबाडोस। इंपॉर्टेंट है। किस टेनिस खिलाड़ी ने स्टेफानोस सित्सिपास को हराकर 5 साल बाद फिर से फ्रेंच ओपन जीत लिया? तो नोवाक जोकोविच है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में एकल टेनिस टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? एशले बार्टी ने जीता है। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ की विश्व रैंकिंग में निम्न में से कौन सा खिलाड़ी शीर्ष पर पहुंच गया है? तो पायस जैन है। हाल ही में ICC क्रिकेट समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? सौरभ गांगुली। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो कौन सा स्थान मिला है इसमें? एशियाई कुश्ती में 3रा स्थान मिला है। फर्स्ट पे कौन है? ईरान और कजाकिस्तान, तो ये ध्यान रखना है। 3रे पे कौन है कुश्ती में? भारत है। हाल ही में मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदल करके किसके नाम पर रख दिया गया? तो बलबीर सिंह के नाम पर रख दिया गया है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन बनी है? फातिमा बानो बन चुकी हैं। चलिए ये देख लेते हैं, इंडेक्सेस कुछ हैं। क्या कहला? वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2021 में भारत की रैंकिंग कितनी है? तो 56 रैंकिंग है, यानी ए का सी लगा देते हैं, ए का बी लगा देते हैं। और ग्लोबल जेंडर गैप में 140 रैंकिंग है। शांति सूचकांक में 135 है। खुशहाली में 139 है। इस हिसाब से डी ऑप्शन हो जाएगा। हाल ही में खबरों में रहने वाला यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड किस सेक्टर से जुड़ा है? तो दूरसंचार से जुड़ा हुआ है। मन्नू भंडारी जिनका हाल ही में निधन हुआ किस क्षेत्र से संबंधित है? साहित्य से संबंधित है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने किस भारतीय तटरक्षक जहाज को संचालित किया जो 105 मीटर अपतटीय गश्ती जहाजों की श्रृंखला में 3रे नंबर की है? तो कौन सी है? सजग। किस राज्य की कैबिनेट ने देश की पहली साइबर तहसील बनाने के प्रस्ताव को पास किया है? तो वो कौन सा है कि तहसील? मध्य प्रदेश हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्या कह रहा है? भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान केंद्र के डिजिटल मैपिंग के लिए एक ऐप लॉन्च किया, उसका क्या नाम है? गरुड़ ऐप नाम है। किस भारतीय को ट्विटर कंपनी के नए प्रधान प्रबंधक नियुक्त किए गए हैं? पराग अग्रवाल को। किस राज्य सरकार ने 17 अक्टूबर 2021 को मेरा घर मेरे नाम योजना लॉन्च की है? तो ये कौन है? मेरा घर मेरे नाम पंजाब ने की है। ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा टीवी का विलय करके कौन से टीवी चैनल की शुरुआत की? इंपॉर्टेंट है, संसद टीवी। भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा ऑनलाइन अध्ययन के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो तपस लॉन्च किया गया है। ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। ये जो तपस रखा गया है इसका थोड़ा फुल फॉर्म बता दे रहे हैं आपको कि जो ऑनलाइन जो ये केंद्रीय सामाजिक मंत्री हैं, अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, इनका तपस जो डाला है इन्होंने लॉन्च किया। तपस का मतलब ट्रेनिंग फॉर ऑगमेंटिंग प्रोडक्टिविटी एंड सर्विसेज, इसको इन्होंने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? यूनेस्को के रचनात्मक शहरों की श्रेणी में किस शहर को शामिल किया गया है? तो किसको? श्रीनगर को शामिल किया गया है।
जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत किसने की है? दिल्ली ने की है। निर्मल ग्राम पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ग्रामीण स्वच्छता में दिया जाता है। कृषि उत्पादन में दुनिया में भारत की रैंक कौन सी है? दूसरे पे है। फर्स्ट पे चाइना है, दूसरे पे भारत है, थर्ड पर अमेरिका है, चौथे पर ब्राज़ील है। ये ध्यान रखना है। भारत नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश आकर्षण सूचकांक में किस स्थान पर है? तो तीसरे नंबर पर है। हाल ही में इसरो ने अपने PSLV C-52 रॉकेट का उपयोग कितने उपग्रहों को लॉन्च किया है? यहाँ से 3 उपग्रहों को लॉन्च किया है। किस संस्थान ने भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर कौन सा? नियो बोल्ट बनाया है। नियो बोल्ट बनाया है। तो IIT मद्रास के द्वारा। ध्यान रखना है। किस राज्य के पोचमपल्ली गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना है? तो तेलंगाना का पोचमपल्ली है। इंपॉर्टेंट है। हाल ही में 2021 का आर्यभट्ट पुरस्कार किसे दिया गया है? जी सतीश रेड्डी को दिया गया है, DRDO के। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस योजना का नाम बदल करके PM पोषण स्कीम रखा गया? इंपॉर्टेंट है। मिड डे मील योजना को रखा गया है। लद्दाख प्रशासन ने किसे अपना राज्य पशु घोषित किया है? तो हिम तेंदुआ को किया है। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में युवाओं के लिए मेरा काम मेरा मान नामक योजना शुरू किया है? तो किसके द्वारा किया गया? पंजाब के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन? यूपी सरकार ने राम मंदिर जाने वाली सड़क का नाम किसके नाम पर रखा है? कल्याण सिंह मार्ग के नाम पर रख दिया है। किस राज्य में भारत का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क बनाया गया है? उत्तराखंड में बनाया गया। कितना? 11,000। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में छात्राओं के लिए लाडली लक्ष्मी योजना शुरू की है? तो किसके द्वारा लाडली लक्ष्मी योजना? मध्य प्रदेश के द्वारा स्टार्ट की गई है। हाल ही में किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर PV परियोजना की शुरुआत की गई? तो आंध्र प्रदेश में की गई है। सबसे बड़ी फ्लोटिंग जो है ये कहाँ पे की गई है? आंध्र प्रदेश में की गई है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये भी आपको नंबर दिलाए गए। सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको नंबर दिलाने ही वाले हैं, तो उसको ध्यान रखना है कि आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में सिम्हाद्री थर्मल स्टेशन जो है वहीं के जलाशय पर 25 मेगावाट की ये स्टार्ट की गई है। हाल ही में कौन सा राजमार्ग भारत का पहला E-व्हीकल फ्रेंडली हाईवे बनाया गया है? दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे है। हाल ही में DRDO द्वारा विकसित पाइथन 5 क्या है? पाइथन 5 क्या? एक मिसाइल है। पासेज एक्सरसाइज युद्धाभ्यास किन 2 देशों के बीच हाल ही में हुआ है? तो भारत और अमेरिका के बीच हुआ। इंपॉर्टेंट है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 की घोषणा हाल ही में बजट में की गई। इसे कब से कब तक लागू किया जाएगा? तो 2021 से 26 तक लागू किया जाएगा, 5 साल के लिए। इनमें से कौन सा मोबाइल ऐप कोविड-19 से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे जितने भी दिए हैं वो सारे संबंधित हैं, इसलिए E ऑप्शन हो जाएगा। इनमें से एक से अधिक, चाहे MS चाहे M है, अमृतवाहिनी, हिट कोविड, बाल स्वराज सारे हैं। इसमें से बताना कौन सा सही है? तो भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? NV रमन्ना है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अरुण कुमार हैं। 1, 2 तो एकदम सही है। तो इस हिसाब से तो अब तो जब ये दोनों सही है तो ऑब्वियस सी बात है E ऑप्शन होना चाहिए। तो देख लेते हैं। और भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा, ये तो है ही। और RBI गवर्नर शक्तिकांत दास, यानी E ऑप्शन हो जाएगा। वेबसाइट वर्ल्डो मीटर के अनुसार वर्ष 2021 तक भारत की जनसंख्या कितनी है? तो इसके अनुसार जो भारत की जनसंख्या बताई जा रही है वो कितनी है? 139 करोड़ है। कितनी बताई जा रही है? 139 करोड़। नेक्स्ट कह रहा है किस राज्य के उत्पाद तेलिया रुमाल को तेलंगाना का तेलिया रुमाल है? तो ये भी ध्यान रखना आपको। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैत्री सेतु का उद्घाटन किस नदी पर किया है? तो कहाँ पर? फेनी नदी पर किया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि फेनी नदी पर किया है। और भारत और बांग्लादेश के बीच है मैत्री सेतु। ठीक है। हाल ही में एक सर्वे के अनुसार भारत का वह कौन सा इकलौता राज्य जहां मगरमच्छों की 3 प्रजातियां पाई जाती हैं? वो है ओडिशा। वो 3 प्रजातियां कौन कौन सी हैं? महानदी में, सतकोसिया में मीठे पानी के घड़ियाल, दूसरा है भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में मगर, तीसरा है खारे पानी के मगरमच्छ। इंडिया जस्टिस 2020 रिपोर्ट में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? जस्टिस में 13वां नंबर इसको मिला हुआ है। किसको? बिहार को। जस्टिस में 13वां, सुशासन में 15 और इसमें 13वां। बिहार कला पुरस्कार से सम्मान से कितने कलाकारों को सम्मानित किया गया? 37 कलाकारों को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्या है? बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार राज्य में सबसे अधिक राजस्व कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? सबसे ज़्यादा जो क्या कहते हैं इसको, अधिक राजस्व कहाँ से प्राप्त हुआ है इसको? किसको? बिहार राज्य को। तो कहाँ से प्राप्त हुआ है? वाहन कर से प्राप्त हुआ है। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण जो निकाला गया उसमें राज्य में सबसे अधिक राजस्व कहाँ से प्राप्त हुआ है? वाहन कर से हुआ है। बिहार ने किस फसल की उत्पादकता में विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो मक्का में बनाया है। बिहार किस व्यक्ति का नाम ग्रीन मटेरियल में घर बनाने की तकनीकी कारण फोर्ब्स मैगजीन में नाम दर्ज हुआ है? वो कौन है? श्रुति पांडे हैं। बाल सहायता योजना के अंतर्गत प्रतिमाह कितने सहायता राशि दी जाएगी? 1500 दी जाएगी। बिहार के किस जिले को इको एग्रीकल्चर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है? तो इको ये कौन सा है? बिहार के किस जिले को एग्रीकल्चर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? वो कौन सा? रोहतास है। इको एग्रीकल्चर अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? रोहतास।
पुस्तक ऑपरेशन खुखरी का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? फागू चौहान के द्वारा किया गया है। बिहार का कौन सा जिला 18 वर्ष से ऊपर के आबादी का 100% कोविड टीकाकरण का प्रथम डोज देने वाला पहला जिला बन गया है? तो वो कौन सा ऐसा है जो वहाँ पे अभी पहले डोज देने वाला बिहार का ऐसा कौन सा जो 100% टीकाकरण वाला बन गया है? वो कौन सा है? वो है आपका दरभंगा। कौन सा है ये आपका? एक मिनट, सॉरी, पूर्वी चंपारण है। कौन सा है? पूर्वी चंपारण है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बिहार सरकार की एक पहल है अनमोल ऐप, ये किससे संबंधित है? अनमोल ऐप। तो ये जो है ये आपके महिला स्वास्थ्य से संबंधित है अनमोल। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में राष्ट्रीय रैंकिंग में बिहार का कौन सा स्थान है? तो बिहार का कौन सा स्थान है? 22वां स्थान है। बिहार सरकार द्वारा टीबी मुक्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया? 2025 तक रखा गया। बिहार सरकार द्वारा चाहे हिट कोविड ऐप कब लॉन्च किया गया? तो कब? मई 2021 में लॉन्च किया गया, मई 2021 में। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत बिहार के किस जिले में मत्स्य बैंक स्थापित किया गया है? तो सीतामढ़ी में किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार का दूसरा रोपवे किस जिले में स्थापित किया गया? बांका में किया गया। इंपॉर्टेंट है। भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? परम प्रवेगा है। तो ये भी आपको ध्यान रखना, सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर क्या कह रहा है? माई बॉडी इज माई ओन, ये किसका शीर्षक है? तो ये किसका है? वैश्विक जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2021 का है। टोक्यो ओलंपिक 2021 का शुभारंभ कब किया गया? 23 जुलाई 2021 में किया गया। पैरा ओलंपिक निशानेबाजी में 2 पदक जीतने वाली कौन सी खिलाड़ी? अवनी लेखरा। ये भी आपको नंबर दिलाएगा। फिर क्या? टोक्यो ओलंपिक में भारत द्वारा कितने पदक जीते गए हैं? तो टोटल 7 थे। ठीक है, 1 गोल्ड 2 सिल्वर, बाकी जो आपके बचते हैं वो कितने थे? ब्रॉन्ज थे। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम को कौन सा पदक प्राप्त हुआ है? कांस्य पदक। 41 साल बाद जीता है। हाल ही में चीन ने किस देश के साथ 25 वर्षीय राजनीतिक समझौता किया? चीन ने ईरान के साथ 25 वर्षीय समझौता किया है। बरहमा ब्रिक्स सम्मेलन शिखर सम्मेलन का आयोजन की मेजबानी किसने की? तो बरहमा। इस बार जो किया है भारत ने वो 13वां किया है। 13वां भारत ने किया है। तो इसको तो याद करने की जरूरत नहीं है। ब्रिक्स में कितने देश हैं? BRICS, यही 5 हैं। तो अभी जब 13वां भारत ने किया, 12वां पूछा है, तो भारत के पहले कौन है? रशिया। तो ये रशिया ने किया है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर सी हो जाएगा। और जो 14वां करने वाला है वो कौन है? चाइना करेगा। ऑपरेशन पेंजिया, और ये क्या है? 14, ये इसको 14 रोमन में कहते हैं। इसका संबंध है, किससे संबंध है? तो ये आपका है, एक मिनट, क्या कह रहा है? ऑपरेशन पेंजिया और 14 ये किससे संबंधित है? तो ये आपका क्या ऑप्शन हो जाएगा? नकली अवैध दवाओं के प्रसार से, या फिर इससे काले धन की समाप्ति से किससे संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा नकली अवैध दवाओं के प्रसार के प्रतिबंध से संबंधित है। असत्य कथन बताना है, तो यहाँ पे कोई भी असत्य नहीं है, सारे सही हैं। तो आप लोग बस देख लीजिए। स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ, रवि शास्त्री का स्टार रवि। 8 नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैंक, डेविड डियोप। स्किल इट किल इट, रानी स्क्रूवला। फाइटर कुक, सिद्धार्थ सिन्हो। तो ये जो भी है ये सारे आपके सही हैं। ओपन स्काई संधि में कौन शामिल नहीं होगा? तो अमेरिका शामिल नहीं होगा। आंसर ये इसका राइट हो जाएगा। 53 साल बाद यूएस ओपन जीतने वाली ब्रिटेन की पहली महिला निम्न में से कौन बन गई है? एमा रादुकानु ब्रिटेन की हैं। यहाँ पे बताना असत्य बताना है, कौन सा गलत है? मोमा दास टेबल टेनिस, सुधा एथलेट, पी अनीता जो है बास्केट, अंशु जयसेनपा पर्वतारोही। तो यहाँ पे ई जो है ये सारे सही हैं, कोई भी यहाँ पर गलत नहीं है। निम्न में से कौन सा असत्य है? तो यहाँ पे ये क्वेश्चन इसको छोड़ दीजिए, क्यों? ये पुराना है, अभी कल फिर से आया CRR ये। तो CRR जितना हो गया, इसको 0.4% बढ़ाया गया, तो 4.4% हो गया। तो ये ध्यान रखिएगा। ई रूपी क्या है? ई रूपी एक डिजिटल भुगतान प्रणाली है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। किगाली संशोधन का किस घटना से संबंधित है? ओजोन स्तर क्षरण से संबंधित है। तो ये भी ध्यान रखना है। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? वाराणसी में किया गया है। बहुत चर्चित पेगासस क्या है? एक ये क्या है? स्पाईवेयर है। किस राज्य की सरकार ने जानवरों के लिए एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने का निर्णय लिया? तो आंध्र प्रदेश ने किया है, निर्णय लिया है भी यहाँ इन्होंने, आंध्र प्रदेश ने। किस राज्य की कैबिनेट ने इथेनॉल संवर्धन नीति को मंजूरी दी है? तो बिहार ने किया है। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के साथ समझौता करने वाली पहली निजी कंपनी कौन बन गई? एरोस्पेस बन गई है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे सारे कथन सत्य हैं, बस आपको देख लेना है। मतलब ई ऑप्शन है, एक से अधिक, यानी विनेश फोगाट 53, साक्षी मलिक 65, साक्षी 65, विनेश 53, सीमा बिरला 50, पूजा सिहाग 76। भारतीय लघु विकास बैंक के अध्यक्ष कौन बनाए गए? शिव सुब्रमण्यम रमन बनाए गए हैं। विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक पुरस्कार 2021 में किस बैंक को मिला है? तो DBS को मिला है। किसको मिला है? ये DBS को मिला है। DBS का मतलब डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। FSSAI द्वारा हाल ही में जारी खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो खाद्य सुरक्षा में कौन सा शीर्ष आया है? वह है गुजरात। जहाज रानी मंत्रालय ने किस राज्य में एक नए समुद्री अध्ययन पर कौशल संस्थान की घोषणा की है? तो ये कहाँ पर की गई है? ये की गई है असम में की गई है। नेक्स्ट क्या है? शांतिलाल जैन को किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक का
एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है इंडियन बैंक का। वैश्विक विकास सूचकांक में भारत की रैंकिंग कौन सी है? 122वीं रैंकिंग है। केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2021 के अनुसार सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना किस केंद्र शासित प्रदेश में की जाएगी? तो किस में की जाएगी? लद्दाख में की जाएगी। प्रति व्यक्ति टीकाकरण के मामले में भारत का कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? प्रति व्यक्ति टीकाकरण के मामले में, यहाँ पूछा प्रति व्यक्ति टीकाकरण के मामले में, तो वो हो जाएगा गुजरात। प्रति व्यक्ति टीकाकरण के मामले में भारत का कौन सा राज्य पहले स्थान पर? गुजरात। आरबीआई ने बैंकों के सीईओ और एमडी का कार्यकाल कितने वर्षों तक सीमित करने की घोषणा कर दी है? ये 22 साल तक करने की घोषणा कर दी है। किस कंपनी के साथ इसरो ने गगनयान के लिए भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षित करने के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो कौन सा है? ग्लेवोकोस्मोस। और ये किसका है? रशिया का है, ध्यान रखना है। बिहार राज्य में 1 अप्रैल 2021 से कुशल मजदूरों की मजदूरी में कितने रुपए की वृद्धि की गई? 385 रुपये प्रतिदिन। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट ने पूरे देश में महिला पुलिस कर्मियों के प्रतिशत में बिहार को पहला स्थान दिया है। यह रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? टाटा ट्रस्ट के द्वारा की गई है। टाटा ट्रस्ट के द्वारा। बिहार राज्य के किस जिले में बन रही नवीनगर पावर जनरेटिंग पावर कंपनी की दूसरी यूनिट में 660 मेगावाट बिजली के उत्पादन शुरू हो गई है? ये कहाँ पर? औरंगाबाद। बिहार के किस जिले को वन विहीन जिला का दर्जा दिया गया? तो इसको एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा, जहानाबाद होगा, लेकिन कहीं कहीं शेखपुरा दिखा रहा है, तो एक बार आप इसको चेक कर लीजिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है इसको चेक करने की। हाल ही में दुलारी देवी को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया। दुलारी देवी का किस क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए ये पुरस्कार दिया गया है? तो किस में दिया गया है? ये चित्रकला के उसमें दिया गया है। हाल ही में बिहार के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना की अनुशंसा की गई है? तो यहाँ पे कोई आंसर नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये जहाँ की गई है राजगीर उसका नाम है। बिहार की किस महिला को बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल हेल्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ऐसी कौन है जिसको ये सम्मानित किया गया है? ये किसको दिया गया है? तो ये है प्रीति प्रियदर्शनी। हाल ही में बिहार के कितने नगर पंचायत के गठन को मंजूरी दी गई है? तो कितने गठन को मंजूरी दी गई है? ये 103। नेक्स्ट क्या है? हाल ही में बिहार के किस जिले में देश का दूसरा फ्लाई स्काई ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? बिहार के किस जिले में बता रहा है? दूसरा ये किया गया, तो नालंदा में किया गया है। हाल ही में किस 22 में बिहार का राजकोषीय घाटा अनुमानित है? तो राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित है? ये आपका हो जाएगा 2.9%। 2021-22 में जो राजकोषीय घाटा अनुमानित है 2.9%। बिहार में कोरोना के कारण पिछले वर्ष की तुलना में राजस्व प्राप्ति में कितने % की कमी देखने को मिली है? तो कितने % की कमी देखने को मिलती? 5.3% देखने को मिली कमी। देखने राजस्व प्राप्ति में कितने % कमी हुई है? 5.3%। बिहार के मंत्रिमंडल सदस्य के बारे में देखना है कौन सा यहाँ पर गलत है। तो यहाँ पे पहले बता दे रही हूँ, कोई गलत नहीं है, सारे सही है, बस आपको देख लेना है। शहनाज हुसैन उद्योग मंत्री हैं। शहनाज क्या है? उद्योग है। मदन क्या है? समाज कल्याण है। सुनील कुमार क्या है? मद्य निषेध और से संबंधित है। नारायण प्रसाद पर्यटन विभाग से संबंधित है। यहाँ सारे सही है। हाल में बिहार में जनता के सेवक नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। पुस्तक के लेखक कौन है? तो शफक बानो है। देश में ई भंडारण प्रणाली को लागू करने वाला बिहार में कौन सा स्थान है? तो ई भंडारण प्रणाली को लागू करने में जो बिहार का स्थान है उसकी अगर बात की जाए तो वो किस नंबर पर है? वो आपका है प्रथम स्थान पर। ई भंडारण लागू में करने वाले में बिहार जो है प्रथम स्थान पर है। बिहार का निम्न में से कौन सा एयरपोर्ट ग्राहक संतुष्टि सर्वे सूचकांक 2020 में भारत में तीसरे नंबर पर ये है? तो ऐसा कौन सा है? तो वो है गया। एयरपोर्ट ग्राहक संतुष्टि को क्या दिया? ग्राहक को क्या दिया? संतुष्टि दिया। किस मामले में? ये जो सूचकांक आई उसमें भारत में तीसरे स्थान प्राप्त किया है। किसने? गया। ठीक है, बिहार का गया जो है भारत का में तीसरे नंबर पर है। हाल ही में किसे बिहार मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? ये है नरेंद्र कुमार सिन्हा को। बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत कब की गई थी? 26 अक्टूबर 2019 को की गई थी। हाल ही में बिहार विद्यापीठ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? 101 नंबर का मनाया गया है। नीति स्कूल आयोग की स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स रिपोर्ट में बिहार का कौन सा स्थान है? तो इसमें कौन सा स्थान है? 11वां नंबर है। हाल ही में बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया है। कौन सा? गोगाबिल पक्षी अभ्यारण्य। बाद में ईज ऑफ लिविंग सूची में पटना का कौन सा स्थान है? किसमें पूछ रहा है? ईज ऑफ लिविंग सूची में भारत का कौन सा स्थान है? तो 30वां है, 31वां है, 32वां है, 33वां कौन सा है? तो इसमें क्या हो जाएगा आपका आंसर? 33वां है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में जो है ईजिंग लिविंग इंडेक्स में जो है पटना का कौन सा रैंक है? 33वां है। विश्व पर्यावरण के शुभ अवसर पर 3 जून से 9 अगस्त के बीच बिहार में कितने पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया? 5 करोड़। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत महिलाओं को कितने रुपए तक लोन देने का प्रावधान किया गया? 10 लाख। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बिहार के कुल कितने जिलों को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया है? तो ऐसे कितने जिले हैं जिसको बिहार सरकार ने नक्सल मुक्त घोषित कर दिया है? तो 6 जिलों को। 6 को क्या कर दिया? नक्सल मुक्त। 6 नक्सल मुक्त।
51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसे दिया गया? इंद्र द डार्कनेक्स को दिया गया है। WHO महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार 2021 से किसे प्रदान किया गया? डॉक्टर हर्षवर्धन को दिया गया है। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना का शुभारंभ कब किया गया है? तो ये कब किया गया था? अभी अगस्त 2021 में किया गया है। ठीक है। ई गोपाला ऐप वेब संस्करण का संबंध किससे है? तो किससे है ई गोपाला? तो ये हो जाएगा उपइनमें से एक, मानवीय चिकित्सा में सुधार से, दुग्ध उत्पादन से, पशुओं में खरीद के विक्री से, पशुओं के प्रबंधन से। तो ये यहाँ पर क्या है? ये आपके ये BCD यानी उपइनमें से एक से अधिक हो जाएगा ये। तो चलिए, आपको उम्मीद है कि ये आपको सेशन बहुत ही अच्छा समझ आया होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा। तो प्लीज़ थोड़ा मेहनत को सार्थक कर दीजिए, आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, ऑल द बेस्ट, और बिल्कुल आराम से शांत मन से पेपर दीजिएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो होगा अच्छा होगा। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।